सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ सूरज की रोशनी ही मौत बन चुकी हो, जहाँ बाहर निकलते ही इंसान कुछ ही सेकंड में जलकर राख हो जाए और पूरी धरती एक सुना सुनसान और खामोश कब्रिस्तान बन चुकी हो। कहानी शुरू होती है एक ऐसे भविष्य से जहाँ एक भयानक सोलर फ्लेयर ने ओजोन लेयर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब सूरज की खतरनाक किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे धरती पर गिरती हैं और जो भी इनके संपर्क में आता है वो बच नहीं पाता। 15 साल बीत चुके हैं इस दवाई को और अब दुनिया में बचा है सिर्फ खंडहर, रेत और खामोशी। इसी वीरान दुनिया में हम मिलते हैं एक आदमी से जिसका नाम है फिंच। फिंच एक इंजीनियर है और शायद दुनिया के बचे हुए आखिरी इंसानों में से एक। वो बाहर निकलता है लेकिन एक खास सूट पहनकर। ये सूट उसे सूरज की जहरीली किरणों से बचाता है और साथ ही उसे लगातार चेतावनी देता रहता है कि रेडिएशन कितना खतरनाक है। उसके साथ है उसका एक रोबोट पार्टनर जिसका नाम है डुई। दोनों मिलकर एक पुराने स्टोर में जाते हैं। चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन अब ये सब आम बात हो चुकी हैं। फिंच बिना किसी भाव के ज़रूरी सामान इकट्ठा करता है, खासकर डॉग फूड, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी है उसका कुत्ता। सारा सामान लेने के बाद वो उस बिल्डिंग को मार्क कर देता है ताकि उसे याद रहे कि यहाँ से वो पहले ही सब कुछ ले चुका है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठता है और एक वीरान शहर के बीच से गुजरता है जहाँ अब सिर्फ रेत ही रेत है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को वो धक्का देकर हटाता चलता है क्योंकि अब कोई नियम, कोई ट्रैफिक, कुछ भी नहीं बचा। अचानक उसका सूट उसे चेतावनी देता है, एक भयानक तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिंच तुरंत गाड़ी तेज करता है और किसी तरह उस शहर से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो अपने ठिकाने पर पहुंचता है। ये एक अंडरग्राउंड लैब है जो पहले एक स्पेस एनर्जी कंपनी हुआ करती थी। तूफान करीब आ चुका है, तेज हवाएं सब कुछ उड़ाने को तैयार हैं। फिंच जल्दी जल्दी अंदर जाता है डुई को खींचते हुए, और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब वो सुरक्षित हैं। फिंच अपने सूट को अच्छे से साफ करता है, फिर खुद भी नहाता है, लेकिन तभी अचानक उसे तेज खांसी आने लगती है और यही पता चलता है कि फिंच धीरे धीरे मर रहा है। सालों तक रेडिएशन झेलने की वजह से उसका शरीर जवाब दे चुका है। साफ सफाई के बाद वो अपने छोटे से रहने वाले हिस्से में जाता है जहाँ उसका कुत्ता गुडईयर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं जैसे इस दुनिया में बस यही एक रिश्ता बचा हो। गुडईयर खाना खाता है लेकिन फिंच खुद सिर्फ थोड़ा सा पानी पीता है क्योंकि उसका खाना लगभग खत्म हो चुका है। वो फ्रिज में सामान रखता है और एक पीच के डिब्बे को देखता रहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। कहता है इसे खास मौके के लिए बचाना है। इसके बाद वो अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करता है, एक ऐसा रोबोट बनाने का जो उसके मरने के बाद गुडईयर का ख्याल रख सके। वो एक मशीन से किताबें स्कैन करता है और सारी जानकारी एक डेटाबेस में डालता है ताकि वो रोबोट इंसानों की तरह सोच सके। बीच बीच में वो अपने कुत्ते के साथ खेलता भी है, लेकिन रात होते होते वो एक किताब पढ़ता है रेडिएशन के बारे में, और उसे समझ आ जाता है कि उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा। इसलिए वो सोता नहीं और रात भर काम करता रहता है। धीरे धीरे वो रोबोट का सिर तैयार कर लेता है, लेकिन उसमें आंखें नहीं होती, तो वो डुई की आंखें निकाल कर उसमें लगा देता है और रोबोट को चालू करता है। शुरुआत में रोबोट बोल नहीं पाता, लेकिन सिर हिलाकर जवाब देता है। फिंच बहुत खुश होता है। फिर वो उसकी आवाज़ ठीक करता है और आखिरकार रोबोट बोलने लगता है। गुडईयर उसे देखकर भौंकने लगता है। रोबोट खुद को एक नाम देता है, जेफ। जेफ बताता है कि उसे बहुत सारी जानकारी है क्योंकि उसने सारी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन उसके कुछ नियम भी हैं जो फिंच ने उसमें डाले हैं। सबसे ज़रूरी नियम कि वो गुडईयर की रक्षा करेगा। तभी अचानक बिजली चली जाती है। फिंच को बाहर जाकर टरबाइन ठीक करनी पड़ती है और अंदर जेफ गुडईयर से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता उस पर पेशाब कर देता है। उसी समय फिंच को एक और बड़ा खतरा दिखता है, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो तुरंत अंदर आता है और जेफ को वेदर सिस्टम से जोड़ता है। तब पता चलता है कि अगले 24 घंटे में 4 बड़े तूफान आने वाले हैं जो मिलकर एक सुपर स्टॉर्म बनेंगे और वो 40 दिन तक चलेगा। अब यहाँ रहना नामुमकिन है
फिंच फैसला करता है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा और उनकी मंजिल है सैन फ्रांसिस्को। फिंच ने फैसला कर लिया है कि अगर जिंदा रहना है तो इस जगह को छोड़ना ही होगा। बाहर आने वाला है एक ऐसा सुपर स्टॉर्म जो 40 दिनों तक सब कुछ खत्म कर देगा और इस बर्बाद दुनिया में उनकी एक ही उम्मीद है सैन फ्रांसिस्को। फिंच जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करता है, खाना, दवाइयाँ, जरूरी औजार और साथ में अपने पोस्ट कार्ड का कलेक्शन भी। वो जैप को जल्दी जल्दी पूरा करता है, लेकिन समय कम होने की वजह से उसका डेटा सिर्फ 72% ही ट्रांसफ़र हो पाता है। फिर भी अब रुकने का समय नहीं है। जैप अपने नए शरीर के साथ खड़ा होता है। शुरुआत में लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन धीरे धीरे चलना सीख जाता है। गुडेर अभी भी उससे डरता है, लेकिन फिंच को भरोसा है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तीनों और छोटा रोबोट डुई एक आर्मी में बैठकर निकल पड़ते हैं। सफ़र शुरू होता है। चारों तरफ सिर्फ रेत, सूखी धरती और खत्म हो चुकी दुनिया के निशान होते हैं। रास्ते में फिंच उन्हें बताता है कि पहले यहाँ फूल होते थे, पेड़ होते थे, मधुमक्खियाँ होती थी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद वो एक शहर में रुकते हैं जहाँ फिंच जैप को रिपेयर करता है। इसी दौरान जैप पोस्ट कार्ड्स देखता है और नोटिस करता है कि सैन फ्रांसिस्को वाला कार्ड सबसे खास है। वो पूछता है क्या हम वहाँ जाएंगे? फिंच हल्की मुस्कान के साथ कहता है हाँ। रिपेयर के बाद वो सामान ढूंढने निकलते हैं। एक पुराना थिएटर मिलता है। दरवाज़ा बंद है, लेकिन जेप अपनी ताकत से उसे तोड़ देता है। अंदर जाकर जेप पहली बार खुद को शीशे में देखता है। वो खुद को देखकर हैरान रह जाता है। फिंच को पॉपकॉर्न मिलता है और वो उसे बाहर लेकर आता है। वो जेप को दिखाता है कि सूरज की गर्मी से पॉपकॉर्न खुद व खुद फूटने लगता है। दोनों कुछ पल के लिए हंसते हैं, जैसे इस बर्बाद दुनिया में थोड़ी सी खुशी बची हो। लेकिन अचानक एक और तूफान उनकी तरफ बढ़ता दिखता है। तीनों तुरंत आरवी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन इस बार तूफान बहुत करीब है। फिंच फैसला करता है कि उन्हें यहीं रुककर बचाव करना होगा। वो आरवी को रस्सियों से बांधता है। जेप उसकी मदद करता है। फिंच जल्दी थक जाता है क्योंकि उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। वो अंदर चला जाता है और जेप बाकी काम पूरा करता है। तूफान आता है। तेज हवाएं आरवी को जोर जोर से हिलाने लगती हैं। रस्सियाँ एक एक करके टूटती जाती हैं, लेकिन आखिरी रस्सी जो जेप ने बांधी थी वो टिक जाती हैं। तूफान गुजर जाता है। सुबह सब शांत हो जाता है, लेकिन आरवी का एक टायर खराब हो चुका है। जब अपनी ताकत से आरवी उठाता है और फिंच टायर बदलता है। यहीं से जेप और गुडेर के बीच धीरे धीरे भरोसा बनने लगता है। सफ़र जारी रहता है। एक दिन जेप पूछता है ट्रस्ट क्या होता है। फिंच उसे एक कहानी सुनाता है, कैसे उसने अपने साथियों का भरोसा जीता था। लेकिन जैप कहता है असल में आपने उन पर भरोसा ही नहीं किया। ये बात फिंच को सोचने पर मजबूर कर देती है। आगे चलते हुए फिंच की हालत और ख़राब हो जाती है। वो खून खांसने लगता है। वो एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। वहाँ जेप गलती से आरवी चला देता है और नुकसान कर देता है। फिंच गुस्सा हो जाता है और उसे डांटता है। वो उसे समझाता है कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है गुडियर की रक्षा करना। उसके बाद फिंच उसे ड्राइविंग सिखाता है। धीरे धीरे जैप सीख जाता है। रात में वो नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं जो अब आसानी से दिखती हैं, लेकिन फिंच बताता है कि रात में भी खतरा है क्योंकि कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं और वो अंधेरे में हमला करते हैं। एक दिन जैप और डुई एक हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वहाँ एक जाल बिछा होता है। डुई एक ट्रैप में फंसकर नष्ट हो जाता है। फिंच को ये देखकर बहुत दुख होता है। वो डुई को बंद कर देता है ताकि उसे और दर्द ना हो। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो जल्दी से वहाँ से भागते हैं। रात में एक गाड़ी उनका पीछा करती है। फिंच डर जाता है और आरवी को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से आरवी का बड़ा नुकसान हो जाता है। अब सैन फ्रांसिस्को पहुंचना मुश्किल लगने लगता है। फिंच खुद को दोष देता है। तभी जैप उसे दिलासा देता है और फिंच उसे अपनी सबसे दर्दनाक कहानी बताता है, कैसे उसने एक माँ और बेटी को मरते देखा और उनके बैग से उसे गुडेयर मिला। उस दिन उसने तय किया था कि वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा था। अगली सुबह कुछ अजीब होता है। सूरज की रोशनी अब उतनी खतरनाक नहीं लगती। जैप एक तितली देखता है। फिंच बाहर आता है और पहली बार बिना जले धूप को महसूस करता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि शायद धरती फिर से ठीक हो रही है। कुछ देर बाद वो फूल और पौधे भी देखते हैं।
फिंच बहुत खुश होता है। वो एक छोटा सा पिकनिक करता है, लेकिन उसे पता है उसका समय खत्म होने वाला है। वो जेब से वादा करता है कि वो गुडेयर का ख्याल रखेगा और फिर एक दिन वो चुपचाप इस दुनिया को छोड़ देता है। गुडेयर रोता है जब समझ जाता है कि फिंच अब नहीं रहा। वो उसका अंतिम संस्कार करता है, एक वाइकिंग स्टाइल में, आग के साथ, सम्मान के साथ। शुरू में जेफ अकेला महसूस करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है उसका वादा। वो गुडियर को खाना खिलाता है, उसके साथ खेलता है और पहली बार गुडियर गेंद उसे वापस लाता है। यही से उनका रिश्ता बन जाता है। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं, गोल्डन गेट ब्रिज के पास। वहाँ उन्हें और लोगों के निशान मिलते हैं। उम्मीद अभी भी जिंदा है। जेफ एक पोस्ट कार्ड छोड़ता है और गुडियर के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।